नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार का पार्टी पद से इस्तीफा, भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया, इस वर्ष वैश्विक वृद्धि में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 50% रहने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पूर्व जयपुर में योग महोत्सव शुरू। आज 15,000 से अधिक लोगों ने आयोजन में भाग लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जनता दल सेक्यूलर के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्रदुर्ग में एक जनसभा को संबोधित किया। लोगों की भीड़ देखकर श्री मोदी ने कहा कि ये जनसभा कर्नाटक के लोगों के निर्णय को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के विकास कार्यों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। श्री मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में ये चुनाव राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए लड़ रही है। कर्नाटक को विकसित भारत का प्रेरक बल बताते हुए श्री मोदी ने मतदाताओं से डबल इंजन सरकार को वोट देने का आग्रह किया। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस तरह की राजनीति समाज को बांटती है। कर्नाटक की जनता को दोनों पार्टियों की राजनीति से सावधान रहना चाहिए। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के बयान पर शिवमोगा की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कुछ क्यों नहीं कहते। प्रधानमंत्री ने होसपेट में भी एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का कलबुर्गी में एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। वे चिंतामणि, होसाकोटे और सीवी रामन नगर में 3 रोड शो करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे कन्नड़ में सर्व जनांगदा शांतिया तोटा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है सभी समुदायों के लिए शांतिपूर्ण उद्यान। घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलो चावल देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रति माह, स्नातक बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया गया है। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा देने का वायदा किया गया है। घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 से बढ़ाकर 7% करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का भी वायदा किया गया है। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और पीएफआई पर पाबंदी जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए पक्के वायदों को लागू करने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की। वे सक्रिय राजनीति नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। श्री पवार के अनुसार पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसके लिए एक समिति गठित होगी। उन्होंने कहा कि पैनल के वरिष्ठ सदस्यों को सुप्रिया सूले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, छगन भुजबल तथा अन्य नेताओं को इसमें शामिल करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि भारत तथा चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास 2022 के 3.8% की तुलना में इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का अनुमान है।
IMF ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक सर्वेक्षण एशिया तथा प्रशांत की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि ये क्षेत्र वैश्विक विकास में लगभग 70% योगदान करेगा। एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र 2023 में विश्व के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिशील रहेगा। भारत तथा चीन के सर्वेक्षण में IMF की रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ष वैश्विक वृद्धि में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का योगदान लगभग 50% रहने का अनुमान है। इसके साथ एशिया तथा प्रशांत की शेष अर्थव्यवस्थाएं अतिरिक्त 5वें भाग का योगदान कर सकती हैं। एशिया की गतिशीलता चीन की स्थिति में सुधार और भारत के विकास से संचालित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम सभा में भाग लेंगी। श्रीमती सीतारामन के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी दक्षिण कोरिया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारी शामिल हैं। बैठक में एशियाई विकास बैंक के सदस्य, पर्यवेक्षक, गैर सरकारी और सिविल सोसाइटी के संगठनों के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों तथा निजी क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैस की कीमतों में सुधार और उन्हें तार्किक रूप से तय करने की व्यवस्था से नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से गैस की कीमतों में अत्यंत उतार चढ़ाव से बचाव होगा और गैस आधारित क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से निवेश के लिए स्पष्टता होगी। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री पुरी ने कहा कि भारत में गैस की खोज और इसके उत्पादन के क्षेत्र में इस तरह के सुधार से नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा भी आगे बढ़ रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने मिलकर गोवा तट के पास IL-38SD विमान से एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 ADC का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ADC 150 स्वदेश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। ये 150 किलोग्राम वजन की सामग्री को आसमान से नीचे गिराने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया है कि ये परीक्षण नौसेना के संचालन तंत्र की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि समुद्र तट से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर तैनात जहाजों के लिए महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल की जा सके। इससे जहाजों को कलपुर्जे और अन्य सामग्री लेने के लिए तट के नजदीक आने की आवश्यकता कम पड़ेगी। DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित एक भूमिगत गोला बारूद भंडारण सुविधा को डिजाइन और विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इससे विस्फोट होने की स्थिति में आसपास के दायरे में कम नुकसान होगा और विस्फोट का असर ऊपर की ओर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर कल मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने भारत सरकार द्वारा उपहार में दिए गए ऑफशोर पेट्रोल वेसल MNDF तटरक्षक जहाज हुरावी को कमीशन किया। CGS हुरावी की कमीशनिंग के साथ मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की सुरक्षा क्षमताओं में काफी सुधार होने की संभावना है। श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के साथ बातचीत की और भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। श्री सोलेह ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध उल्लेखनीय रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी श्रीलंका की 4 दिन की यात्रा पर कल भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वायुसेना प्रमुख चौधरी आज श्रीलंका वायुसेना और श्रीलंका नौसेना के कमांडरों से मुलाकात करेंगे। वायुसेना प्रमुख बाद में आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात करेंगे। वे भारतीय शांति सेना स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अरबी यात्रा बाजार का 30वां संस्करण 1 मई से दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुआ। इसमें भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है।
इस प्रदर्शनी में भारत का विशालकाय पवेलियन बड़े पैमाने पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें भारत के 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें राज्यों के पर्यटन बोर्ड, होटल और टूर ऑपरेटर भी हैं। इस पवेलियन में देश की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन संबंधी सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने शाश्वत भारत पवेलियन और राज्यों के अन्य पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन उद्योग को अरबी यात्रा बाजार 2023 में अपनी चमक बिखेरने का मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में विदेशी यात्रियों की वार्षिक संख्या बढ़ने के साथ ही भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में से एक हो जाएगा। लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत स्थित ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने करगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफरेल की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई एक विशेष बैठक में ये घोषणा की गई। जड़ों की ओर लौटो नाम की इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पूर्व राजस्थान में जयपुर के श्री भवानी निकेतन कॉलेज में एक भव्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने किया है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार योग है। योग आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। योग शरीर से जुड़े आसन भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति है। तन और मन दोनों को स्वस्थ करने की हमारे यहाँ सबसे बड़ी साधना कोई मानी गई है तो यह योग है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें योग को अपनाना चाहिए। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्र में सामान्य योग अभ्यास का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बड़े निष्ठापूर्वक मनाते हैं। सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी आज योग को जिस हिसाब से लोगों ने अपनाया है, ये बड़े हमारे लिए उत्साहजनक बात है। 21 जून को 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल दुबई योगा हम सफलपूर्वक मनाने जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज जयपुर में सूर्योदय के साथ ही 15,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समेत शहर के कई योग और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 100 दिन का काउंटडाउन दिल्ली की तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ था। 75 दिन शेष रहने के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्रों सहित हरियाणा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। इस कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा होने का अनुमान लगाया है। पंजाब और हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार का पार्टी पद से इस्तीफा, भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया, इस वर्ष वैश्विक वृद्धि में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 50% रहने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन पूर्व जयपुर में योग महोत्सव शुरू। आज 15,000 से अधिक लोगों ने आयोजन में भाग लिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।